हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी आपके साथ उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज के समाज में देखते हुए एग्जाम के तौर पर भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मेंटेनेंस, भरण पोषण की हम बात करने वाले हैं। और आज हम भरण पोषण को देखेंगे। सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण की क्या प्रक्रिया दी गई है, क्या प्रावधान दिए गए हैं। बात करते हैं सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 में सेक्शन 125 से लेकर 128 के मध्य भरण पोषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भरण पोषण क्या है? किसी भी व्यक्ति का देखिएगा समाज में एक नैतिक दायित्व होता है कि वह अपने आश्रितों का भरण पोषण करे। जो भी व्यक्ति है कि उनका जो उस पर आश्रित है उनका वह भरण पोषण करे। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व। परंतु क्या है, नैतिक दायित्व को अब हम लीगली तो नहीं देख सकते भाई, बाउंड नहीं कर सकते विधि द्वारा। तो उसके लिए हमने क्या करा, विधि में उसके लिए प्रावधान करती है। सिविल लॉज में भी हमने कई जगह प्रावधान किए हैं। और मेंटेनेंस को हमने स्पीडीली निपटाने के लिए, त्वरित करने के लिए एक प्रावधान, एक चैप्टर रखा है सीआरपीसी के अंतर्गत, चैप्टर 9, जो कि 125 से 128 के मध्य है। सबसे पहले बात करते हैं भरण पोषण है क्या। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्यतः जीवन यापन करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले समस्त साधन भरण पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सीय सुविधाएं, ये सभी भरण पोषण के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं भरण पोषण के लिए ये जो प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, इसका उद्देश्य क्या है लाने का। हम उद्देश्य की बात करें तो देखिएगा, आश्रित व्यक्तियों को भूखमरी से बचाना, उसके लिए ये प्रावधान रखे गए हैं। आवारापन को रोकना, क्यों, अगर हम बच्चों का या किसी भी व्यक्ति का भरण पोषण नहीं करेंगे तो गलत रास्ते को अपनाएगा और आवारा हो जाएगा, सड़कों पर मारपीट भी करेगा, अनेकों अपराध में अपना हाथ ले जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए। और लास्ट हम देखते हैं त्वरित और प्रभावी निपटारा, क्योंकि हम देखते हैं सिविल लॉज में भी और अलग एक्ट भी मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है उसमें भी, परंतु वहां प्रोसीजर क्या बहुत स्लो है। सीआरपीसी में रखने का उद्देश्य क्या था, स्पीडी ट्रायल, जल्द से जल्द क्या करेंगे, त्वरित निपटारा करेंगे और मेंटेनेंस दिलवाएंगे। अब बात करते हैं इसके पीछे के अगर विचार की बात की जाए तो मनु का हम एक कथन पढ़ते हैं, वृद्धो ने मातृ पितरो साध्वी भार्या सुतः शिशु अपकार्य संतम कृत्वा भृत्व्या मनुर प्रवृत्ति। उसका मीनिंग है, सो अपकार्य करते हुए भी अपने वृद्ध माता पिता, साध्वी पत्नी, अवयस्क बच्चे, ध्यान रखना, सो अपकार्य करते हुए भी वृद्ध माता पिता, साध्वी पत्नी, अवयस्क बच्चों का भरण पोषण किया जाना चाहिए। ये मनु का मानना था। तो उस चीज को ही हमने लॉ में लाते हुए आगे बढ़ाया है। अगर हम बात करें 125 की, चैप्टर 9 की प्रकृति की, कैसी प्रकृति है, निवारक प्रकृति का है ये, क्योंकि दंडात्मक नहीं है, यहाँ कोई दंड का प्रावधान नहीं किया है, रेमेडी दे रहे हैं हम। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसे रेमेडी दी जा रही है इस प्रावधान द्वारा। अब आते हैं हम एक्ट पे, क्या प्रावधान किए गए हैं 125 के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित। 125 सीआरपीसी बताता है 125 भरण पोषण क्या कह रहा है 125 कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति। अब हम यहाँ व्यक्ति पे ही सबसे पहले इंटरप्रिटेट करते हैं, इस पे केस देखते हैं हम व्यक्ति को। यहाँ जो व्यक्ति वर्ड लिखा हुआ है उस पे केस आया था विजय मनोहर अरवट वर्सेस काशीराम राजाराम सवई। विजय मनोहर अरवट वर्सेस काशीराव राजाराव सवई। उसमें कहा गया था, ये जो व्यक्ति शब्द यहाँ पर लिखा गया है ये दोनों को इंडिकेट करता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अर्थात यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति
उसके पास क्या होना चाहिए? उचित साधन, उचित साधनों वाला कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? उपेक्षा या इनकार। किस चीज के लिए कर रहा है? भरण पोषण के लिए। भरण पोषण के लिए उपेक्षा या इनकार कर रहा है। कर किसे रहा है? मीन्स कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण ले सकते हैं 125 सीआरपीसी में, उसे हम डिवाइड कर देते हैं। किन्हें उपेक्षा या इनकार? 4 पॉइंट में डिवाइड हो गया। क्या कहा गया? पत्नी, ठीक है, अवयस्क बच्चे, चाहे विवाहित हो अविवाहित या अविवाहित, वयस्क बच्चे, इसमें विवाहित पुत्री शामिल नहीं है, पुत्री नहीं, उसके लिए कंडीशन हो रहा है वयस्क बच्चों के लिए शारीरिक या मानसिक, ठीक है, असमर्थता या क्षति के कारण असमर्थता। और लास्ट आते हैं माता पिता। इन सब के साथ एक चीज कॉमन है, ये सभी लोग कैसे होने चाहिए? अपना भरण पोषण करने में असमर्थ। असमर्थ अर्थात 125 सीआरपीसी कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके पास उचित साधन है, भरण पोषण से उपेक्षा कर रहा है या इनकार कर रहा है। किसे कर रहा है? अपनी पत्नी को, जिसके पास अपना भरण पोषण करने के साधन नहीं है, वो असमर्थ है। अपने अवयस्क बच्चों को, चाहे वो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, अपने वयस्क बच्चों को, जिसमें कौन नहीं है? विवाहित पुत्री सम्मिलित नहीं होती है। और वे वयस्क बच्चे कैसे होने चाहिए? शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो या किसी क्षति के कारण असमर्थ हो। माता पिता को, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, ठीक है। इन अगर चारों को मना करता है तो वो क्या करेंगे? 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण की डिमांड करेंगे। डिमांड किससे करेंगे? बात करेंगे किससे डिमांड करेंगे, तो यहां जाएंगे जेएम फर्स्ट, जेएम फर्स्ट की कोर्ट में जाएंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में डिमांड कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट को अगर उचित लगता है तो वो उन्हें कितनी रकम, जितना उचित समझे, जितना उचित समझे उतनी रकम के भरण पोषण का आदेश दे सकता है। तो कौन आया हमारे पास? कोई व्यक्ति जो उचित साधन वाला है, उपेक्षा या इनकार कर रहा है। 4 शब्द निकाले हमने। किन्हें कर रहा है? 4 लोगों को, पत्नी को, अवयस्क बच्चों को, वयस्क बच्चों को जिसमें विवाहित पुत्री नहीं आती, जो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हैं, या अपने माता पिता को। तो वो क्या करेंगे? जेएम फर्स्ट के यहाँ जाके भरण पोषण का आदेश करा सकते हैं। और कितना आदेश देगा जेएम फर्स्ट? कोई लिमिट नहीं है, जितना उसे उचित लगता है वह उतना आदेश दे सकता है। परंतु इसमें एक बात और कही गई है, ये जो अवयस्क बच्चे हैं इसमें विवाहित पुत्री भी हो सकती है। यहाँ मना नहीं किया गया है। विवाहित पुत्री, अगर विवाहित पुत्री है तो विवाहित पुत्री का प्रथम दायित्व उसके पति का बनता है। परंतु यदि पति असमर्थ है भरण पोषण करने में तो मजिस्ट्रेट आदेश कर सकेगा। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ मजिस्ट्रेट आदेश कर सकेगा कि वो उसके क्या है, पुत्री के पिता को आदेश दे कि भाई तुम उसका भरण पोषण करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए यहाँ बात आती है, यहाँ परंतुक दिया गया है। तो परंतुक में बताया गया है कि भाई क्या करोगे, इंटरिम मेंटेनेंस भी लिया जा सकता है इसमें या नहीं। यहाँ तो बात है मेंटेनेंस की, तो इसी के साथ हम 2 चीजें जोड़ देते हैं। तो और क्या प्रोविजन है? प्री में क्वेश्चन बनता है कि 125 सीआरपीसी में प्रावधान दिया गया है इंटरिम मेंटेनेंस का या कार्यवाहियों के व्यय का, या दोनों का, या किसी का नहीं। तो इसमें दोनों आते हैं। इसमें इंटरिम मेंटेनेंस प्लस
एक्सपेंसेस ऑफ द केस, ये दोनों भी इसमें सम्मिलित हैं। मजिस्ट्रेट जब तक कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई के व्यय और इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश भी यहाँ पर कर सकता है, यह उसके पास पावर है। बट अब हम यहाँ बात करते हैं, अगर जीएम फर्स्ट ने यहाँ आदेश किया, इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे पर यहाँ ही कंप्लीट करके चल रहे हैं, आदेश दिया है तो उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? अगर 125 में आदेश हुआ है तो उसके खिलाफ हमें रेमेडी क्या है? यहाँ कोई अपील नहीं होती है 125 की। 125 के लिए क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर 125 को आपको कार्रवाई करानी है तो आवेदन के थ्रू होगा, ऑन एप्लीकेशन है। 125 के लिए एप्लीकेशन जाती है, यहाँ कोई एफआईआर एनसीआर कुछ दर्ज नहीं होता है, सिर्फ एक आवेदन दिया जाता है जीएम फर्स्ट की कोर्ट में। और अगर जीएम फर्स्ट ने आदेश किया है तो क्या कराएंगे हम? अपील नहीं होगी, रिवीजन हो सकता है। रिवीजन कहाँ होता है? सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट। और इसके अतिरिक्त हमारे पास एक और चीज है, अगर नहीं तो हम 482 सीआरपीसी के अंतर्गत ही डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, ये बात करता है 125 का, ये बेसिक हुआ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं 125 में। दो एक्सप्लेनेशन में, पहले एक्सप्लेनेशन में बताया गया है बच्चे के अवयस्क के बारे में। अवयस्क कौन है? तो अवयस्क को बताया गया है यहाँ पर कि भाई भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत जिस बच्चे ने वयस्कता प्राप्त नहीं की है तो वह अवयस्क कहलाएगा। और भारतीय वयस्कता अधिनियम में एज है वयस्कता की 18 वर्ष। और अगर आपके विधिक संरक्षक कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो आपकी एज हो जाती है 21 वर्ष। तो हम उस चीज को मान के चलेंगे। दूसरे एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है पत्नी। पत्नी के अंतर्गत कौन शामिल है? पत्नी जो वैध रूप से विवाहित है वो तो मानी ही जाती है, परंतु तलाक अगर पत्नी ने अपने पति से ले लिया या पति ने अपनी पत्नी को दे दिया तो तलाकशुदा औरत भी पत्नी में ही काउंट की जाएगी। ये बात यहीं पर बताई गई है 125 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। और यहाँ एक चीज और है, आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर स्वपन कुमार बनर्जी, डॉक्टर स्वपन कुमार बनर्जी का जो केस आया था वर्सेस बंगाल राज्य है, इसमें स्टेट ऑफ बंगाल, इसमें कहा गया था जो हमने तलाकशुदा पत्नी को यहाँ पत्नी के रूप में माना है वो सिर्फ चैप्टर 9 सीआरपीसी के लिए ही माना गया है, अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। पत्नी को सिर्फ चैप्टर 9 के लिए यहाँ तलाकशुदा महिला को भी पत्नी के अंतर्गत रखा गया है। स्वपन कुमार बनर्जी बना बंगाल राज्य, 2019 का ये केस था, इसमें ये बात बोली गई थी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इसमें कि भाई क्या होगा, कि कब से दे होगा मेंटेनेंस। कब से दे होगा मेंटेनेंस? उन्होंने कहा कब दे। दो चीजें बांट दी, या तो जिस दिन आदेश दिया गया है, या और अगर आदेश में ही तारीख निहित है, आदेश में निहित कर दिया, आदेश में निर्देश दे दिया, निर्देश दिया किस बात का? कि आवेदन की तिथि से। परंतु अगर प्री में क्वेश्चन आता है तो जनरली हम आंसर क्या लगाएंगे? आदेश, जिस दिन आदेश दिया गया उस तिथि को। पर ऑप्शन सही से पढ़ना है। अगर उसमें ऑप्शन मिला कि अगर आदेश में ये निर्देश दिया गया है कि आवेदन की तिथि से ही दिया जाएगा तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अब बात करते हैं अगर असफल होता है तो असफलता पर क्या होगा? अगर आदेश 125 में दे दिया गया है और व्यक्ति असफल हो गया उसको पे करने में तो क्या होगा? तो उसके लिए नॉर्मल सी बात बताई गई है कि भाई अगर आप असफल हो गए हो तो आपके लिए क्या होगा? वारंट जारी हो जाएगा। कैसे होगा? कैसे होगा? जैसे संपत्ति को उद्ग्रहित करने के लिए करते हैं। जैसे संपत्ति को उद्ग्रहित करने के लिए करते हैं, उसका प्रोविजन 421 में दिया गया, उसी तरह से आपके खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई पे कर दो। अगर आप पे नहीं करते हो तो एवरी मंथ के डिफॉल्ट के लिए आपको कितनी सजा? 1 माह तक का कारावास हो सकता है। एवरी मंथ के डिफॉल्ट के लिए 1 माह तक का कारावास हो सकता है।
परंतु उसके लिए कंडीशन भी है कि वारंट कब जारी किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं नॉर्मली कि जब देय तिथि थी जिसके लिए आप लाना चाह रहे हो, अगर मान लीजिएगा जनवरी 2023 में आपका पेड नहीं किया मेंटेनेंस उसने उस माह का, और उसके लिए आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो कि ये वारंट जारी कर दो, तो आपको जनवरी 2024 से पहले 2024 से पहले ही आवेदन करना होगा। अगर एक वर्ष, यहाँ आंसर है, एक वर्ष अगर लैप्स हो गया तो आपका टाइम लिमिट पूरा हो जाएगा। एक वर्ष के भीतर ही आपको, जब वो ड्यू हो जाएगा आपका मेंटेनेंस, उससे एक वर्ष के भीतर आपको आवेदन करना है। ये बात बताई गई है। अब आते हैं बात कि कब नहीं मिलेगा। ठीक है, कब नहीं मिलेगा पत्नी को। इसमें दो चीजें एक साथ पढ़ते हैं, 4 और 5 को हम मिला के पढ़ लेते हैं। 4 और 5 में एक चीज बताई गई है, क्लोज नंबर 4 125 का और 5 हम दोनों को एक साथ रखते हैं, 4 और 5। इसमें तो बताया गया पत्नी को कब नहीं मिलेगा ग्राउंड्स, कब नहीं, और इसमें बताया गया अगर आदेश हो गया था तो उसे कैंसिल कैसे करेंगे। कैंसिलेशन है यहाँ पर, रद्द। अगर आदेश तो कर दिया था 125 में, तो रद्द, तो दोनों के ग्राउंड सेम है, तो इसलिए हम सेम बात इसमें करेंगे। यहाँ पे एक साथ कर रहे हैं। 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं कब नहीं मिलेगा। पहला बताया है पर्याप्त कारण के बिना अलग रह रही है। पर्याप्त कारण के बिना अपने पति से अलग रह रही है तो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्याप्त कारण में ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पर्याप्त कारण क्या माना जा सकता है क्या नहीं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। यदि उसका पति दूसरा विवाह करता है या अपने घर में रखेल रखता है तो वह उसके लिए उससे अलग रहने का पर्याप्त कारण है। ये बात एक्सप्लेनेशन में बताई गई है, याद रखना। दूसरा बताया है जारता की दशा में रह रही है, जारता में रह रही है। ठीक है, और लास्ट बताया गया है पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं। तब भी नहीं मिलेगा। जारता में एक चीज ध्यान रखनी है, जारता के लिए कहा जाता है कि यहाँ लिखा हुआ है बेरक में जारता की दशा में रह रही है, अर्थात अगर कोई महिला एक बार जारता करती है और उसके पश्चात नहीं, तो वो मेंटेनेंस के अपने अधिकार से वंचित नहीं होगी। 125 में बाढ़ नहीं हो जाएगी उसमें, क्योंकि उसके लिए जरूरी है वो लगातार जारता की दशा में रह रही हो, अडल्ट्री लगातार कर रही हो। एक बार की अडल्ट्री 125 के प्रोविजन को फेल नहीं करेगी, आपको बाढ़ नहीं करेगी। ये बात बताई गई है। ये हो जाता है 4 और 5। 125 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बताया किसे मिलेगा, कब से कब नहीं मिल सकता। हम बात करते हैं भाई कि कहाँ अगर हमें करना है तो मुकदमा कहाँ चलाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा। 125 के प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर 126 में बताया गया है, 126 में बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा, मुकदमा कहाँ पर चलेगा। उसके लिए बताया गया है कि भाई जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा, आप जिस व्यक्ति से भरण पोषण डिमांड कर रहे हो, अगेंस्ट जिसके कर रहे हो, अर्थात डिफेंडर, तो कहां कर सकते हो डिफेंडर के विरुद्ध। यहाँ भी 3 कंडीशन बताई गई है। उसने कहा जहां वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति मीन्स डिफेंडर है, वह है जहां इस समय वर्तमान में वह है उस जिले में आप चले जाइएगा वहां की कोर्ट में। दूसरा बताया गया है जहां वह व्यक्ति, वह या उसकी पत्नी निवास करते हैं, अर्थात या तो वह व्यक्ति जहां रह रहा है या उसकी पत्नी जहां रह रही है। और लास्ट में बताया गया है कि जहां लास्ट बार साथ रहे, लास्ट साथ रहे कौन, पत्नी या अवैध बच्चों की मां। क्योंकि ये जो 125 में सेकंड और थर्ड पढ़ा था ये का हमने बच्चों वाले प्रोविजन के हिसाब से, क्योंकि वो वैध और अवैध दोनों बच्चे सम्मिलित थे, इसलिए ये सब यहाँ रखा गया है कि लास्ट बार जहां वो अपनी पत्नी के साथ या अपने अवैध बच्चों की मां के साथ रहा है, वहां भी ये मुकदमा कायम किया जा सकता है।
ये बात बताई गई है 126 के पहले क्लोज में। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है एविडेंस की। एविडेंस कैसे होगा? सेकंड में बताया एविडेंस। एविडेंस में जो क्वेश्चन आ जाता है, एविडेंस बताया, पहली बात तो उन्होंने बताई कि भाई क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, उपस्थिति में होगा, उसके विरुद्ध जितने भी एविडेंस होंगे उसकी उपस्थिति में होंगे। परंतु यदि उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिव्यक्ति दे रखी है, व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति है, तो क्या होगा? तो प्लीडर, तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में होगा। और लिखा कैसे जाएगा एविडेंस, वो बताया इन्होंने, जैसे समन मामलों में नोट किया जाता है। और समन मामलों में, जैसे समन मामलों में, और समन मामलों का प्रोसीजर क्या दे रखा है 274 में। अभिलिखित, साक्ष्य अभिलिखित करने का तरीका जैसे समन मामलों का होता है वो बता रखा है 274 में। अब इससे आगे हम बात करते हैं, इसमें ही बताया गया है एक्स पार्टी भी हो सकता है। अगर मान लीजिएगा जो डिफेंडेंट है वो नहीं आ रहा है कोर्ट में, अपना आप को छुपा रहा है, विलंब करना चाहता है कार्रवाई में, तो कोर्ट क्या करेगी? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का आदेश दे देगी। एक्स पार्टी प्रोसीड भी कर सकती है। ये क्वेश्चन भी प्री में बनता है कि क्या 125 की कार्रवाई एक्स पार्टी हो सकती है? तो उसमें कहा गया, इसका आंसर यहाँ से मिलता है, एक्स पार्टी भी हो सकती है। क्या एक्स पार्टी अगर एक बार हो गई तो उसे सेट असाइड कराया जा सकता है? हाँ, सेट असाइड। परंतु कब? जिस दिन एक्स पार्टी का आदेश हुआ है उससे 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर आप कोर्ट के समक्ष हाजिर होइएगा, अपना पर्याप्त कारण दीजिएगा कि रीजनेबल कोज था मेरे पास ना आने का, तो कोर्ट क्या करेगी? उसे सेट असाइड कर देगी। ठीक है। और इसमें लास्ट 126 का जो थर्ड क्लोज है उसमें बताया गया है कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट का क्या होता है? कोर्ट के पास शक्ति है कि वो कब किसे कितनी कॉस्ट दिलाएगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी इस टॉपिक को एक वीडियो और लगेगी, इसमें क्या करेंगे, अभी पढ़ना है मुस्लिम महिला का मेंटेनेंस, और इससे अगले दो सेक्शन 127 और 128। ठीक है, ये सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और ध्यान रखें, मुस्लिम महिला का मेंटेनेंस जो मेंस में बहुत पूछा जाता है उसे उसके साथ कवर करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।